हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब फाइनल अकाउंट आप करते हैं तो आपको पता है कि आपको क्वेश्चन में दो चीज दिया होता है। एक तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन में दिया होता है ट्रायल बैलेंस और उसके बाद आपको दूसरा दिया होता है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, दो चीज आपको क्वेश्चन में पहले से दी होती है। ट्रायल बैलेंस की शुरुआत कहाँ से होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो फर्स्ट एंट्री उसका जर्नल में करते हैं, फिर जर्नल की पोस्टिंग होती है लेजर में, फिर लेजर का कास्टिंग यानी कि टोटलिंग होता है, फिर उसके जो बैलेंसेस आते हैं उन बैलेंसेस को लेके हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, और उसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, जर्नल से। और एक चीज याद रखना, अगर किसी ट्रांजेक्शन का आपने जर्नल एंट्री नहीं किया तो उसके बारे में ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, जैसे मैंने फर्नीचर परचेस किया है बट परचेज ऑफ फर्नीचर का मैंने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं किया है, तो फर्नीचर सिंपल सी बात है ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं है। तो जिस चीज का जर्नल एंट्री होगा, मतलब जिस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री होगा वही आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, क्योंकि जर्नल का पोस्टिंग ही कहाँ पे होगा, लेजर में होगा, और लेजर से क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का शुरुआत कहाँ से होता है ये मैंने आपको बताया। अच्छा, एडजस्टमेंट क्या चीज होता है और ये कहाँ से जनरेट होता है, मतलब ये कहाँ से आता है? तो सिंपल सी बात है, जिस ट्रांजेक्शन का एंट्री हो गया वो कहाँ पे होता है, ट्रायल बैलेंस में। बट अगर समझो साल भर में किसी ट्रांजेक्शन का एंट्री करना बाकी रह गया तो वो आपको क्वेश्चन में कहाँ लिख के दिया होता है, एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट दो जगह से आता है। एक तो अगर किसी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री नहीं हुआ है, यानी कि एंट्री नहीं हुआ है, तो कहाँ दिया होगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा। दूसरा, एंट्री हुआ है बट रॉन्ग एंट्री होगा, गलत हो गया, जैसे गलती से वेजेस का अमाउंट सैलरी में इंक्लूड कर दिया, कोई रेवेन्यू खर्चा था, गलती से उसको हम लोग ने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, वेजेस पेड टू वर्कर्स, गलती से हमने क्या किया कि उसको किसी एसेट्स में क्या अमाउंट में इंक्लूड कर दिया। ऐसा समझो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने एक मशीन परचेस किया, ठीक है, मशीन परचेस करने के टाइम उसका जब इंस्टॉलेशन हुआ तो जो वर्कर्स है उनको मैंने वेजेस पे किया। एक्चुअल में ये एज पर रूल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और इसको बैलेंस शीट में मशीनरी में इंक्लूड करना चाहिए, मशीनरी में ऐड करना चाहिए। बट गलती से मैंने क्या किया, मुझे इस अकाउंटिंग रूल के बारे में नहीं पता था, तो मैंने गलती से क्या किया, उसको वेजेस में इंक्लूड कर दिया। तो ये जो रॉन्ग एंट्रीज होती है, मतलब अगर साल भर में एंट्री नहीं हुआ है तो वो आपको एडजस्टमेंट में लिख के दिया होगा, या एंट्री हुआ बट गलत हो गया, ये कहां पे लिख के दिया होगा, आपको एडजस्टमेंट में लिख के दिया होगा। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि अगर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको आपको कैसे उसका एंट्री आपको फाइनल अकाउंट में कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट 6 एडजस्टमेंट्स है। देखो आज मैं आपको सभी एडजस्टमेंट्स के बारे में, उससे एडजस्टमेंट होते कितने, पहले ये बताओ एडजस्टमेंट होते कितने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में एडजस्टमेंट का कोई नंबर नहीं है कि कितने एडजस्टमेंट्स होते हैं। अब ऐसा क्यों, आप बोल सकते हैं कि सर टेक्स्ट बुक में तो इतने एडजस्टमेंट ये सर ने हमें मतलब आपके कॉलेज के सर ने आपको 20 एडजस्टमेंट्स लिखवाए, किसी कॉलेज के टीचर ने हो सकता है 19 एडजस्टमेंट्स लिखवाए, और टेक्स्ट बुक में देख के कुछ लोग बोल सकते हैं कि 22 एडजस्टमेंट्स है सर हमारे बुक में, कुछ लोग बोल सकते हैं सर 29 एडजस्टमेंट्स है। तो एक्चुअल में एडजस्टमेंट्स है कितने, तो आपको ये जान के हैरानी होगी, एक्चुअल में एडजस्टमेंट कितने हैं इसका कोई नंबर ही नहीं है, अनगिनत एडजस्टमेंट्स है, यानी कि उसका कोई नंबर ही नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एडजस्टमेंट आता कहां से, जिस ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं हुआ होगा वो कहां पे लिख के दिया होगा, एडजस्टमेंट में, या अगर कुछ मिस्टेक यानी कि कुछ गलती हो गई होगी तो कहां पे लिख के दिया होगा, एडजस्टमेंट में। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि गलती कितने तरीके की हो सकती है, नहीं, तो जब आप गलती कितने तरीके से हो सकती है ये नहीं बता सकते तो एडजस्टमेंट कितने तरीके का होता है ये भी नहीं बता सकते। जैसे मैंने क्या किया, सैलरी का अमाउंट गलती से वेजेस में इंक्लूड किया, किसी ने क्या किया, फैक्ट्री रेंट का अमाउंट गलती से ऑफिस रेंट में इंक्लूड कर दिया, बराबर, किसी ने मशीन सेल किया है और उसको गलती से सेल्स में इंक्लूड कर दिया, किसी ने मशीन परचेज किया उसको गलती से गुड्स के परचेज में इंक्लूड कर। तो गलती का कोई लिमिट नहीं होता कि कितने तरीके की गलती होती है। तो जब गलती का कोई लिमिट नहीं है तो एडजस्टमेंट का भी एक्चुअल में कोई लिमिट नहीं है कि कितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। हाँ, बट अब बोलेंगे सर फिर हम लोग को पढ़ना कितना है, तो देखो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स है जिनको सीखने के बाद आप अगर कुछ अलग एडजस्टमेंट आए तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सभी को 20 के आसपास एडजस्टमेंट्स लिखवाया जाता है। कुछ लोग 19 लिखते हैं, कुछ लोग 20 लिखते हैं, कुछ लोग 22 लिखते हैं, तो 20 के आसपास एडजस्टमेंट्स लिखते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ना, ये 6 एडजस्टमेंट, जो अभी मैं आपको आज उसी के बारे में बताऊंगा कि कौन से 6 एडजस्टमेंट जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ
क्योंकि जब आप 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे तो फाइनल अकाउंट का जो आपको सम आएगा उसमें 5 से 6 एडजस्टमेंट आएगा एग्जाम में। मैं कौन सा एग्जाम की बात कर रहा हूँ? बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आपके कॉलेज में, आपके क्लास में, आपके टीचर आपसे टेस्ट ले रहे हैं, वहां पे कितने एडजस्टमेंट डाल रहे हैं उसकी बात छोड़, बट जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो सम आएगा ना 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वहां पे आपको ना 5 से 6 एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो 5 से 6 एडजस्टमेंट में से 3 से 4 एडजस्टमेंट आपको ये स्टार्टिंग का जो मैं 6 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताऊंगा ना उसमें से ही रहेगा, 100% उसमें से रहेगा। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में 6 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताऊंगा, इसमें से कम 3 या 4 आपके एग्जाम में 100% आएगा। 100% बोल रहा हूँ, 99.99 भी नहीं बोल रहा, 100% आएगा आपके एग्जाम में। ये 6 में से एटलीस्ट 3 एडजस्टमेंट, 4 भी हो सकता है, बट कम से कम 3 एडजस्टमेंट तो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, टोटल हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे 19 एडजस्टमेंट्स, 19 सॉरी 20 एडजस्टमेंट। हम लोग टोटल कितना पढ़ने वाले हैं? 20 एडजस्टमेंट्स, बट उस 20 में से जो स्टार्टिंग के 6 एडजस्टमेंट्स है, इसमें से 3 एडजस्टमेंट एग्जाम में 100% समझो, ऐसा समझ सकते हैं आप कि अभी से आपके पेपर में समझो प्रिंट हो चुका है। ये 6 में से 3 एडजस्टमेंट, बाकी के जो आप 14 एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे उसमें से एग्जाम में आपको 2 या 3 एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एग्जाम में जो सम में आएगा उसमें 5 से 6 एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एडजस्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, एडजस्टमेंट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता तो है, बट शायद से आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि चलो पहले लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जब भी आप फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, वो चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हो जो आपने 11 में चैप्टर किया हुआ है, या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हो, आप सबसे पहले क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करते हैं ना, उसको फॉर्मेट बनाते हैं, तो ऊपर हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और फिर यहाँ पे हम लोग ईयर एंड वाला डेट लिख देते हैं। तो एग्जांपल के लिए ऐसा समझ लो कि ईयर एंड डेट है हमारा 31 मार्च 2024। ठीक है, और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे भी आप क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड, और सेम डेट यहां पे भी लिख देते हैं 31 मार्च 2024। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बट उसके बारे में नहीं, मेन तो हमें 3 चीज सीखना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो तीसरा मैं आपको बता रहा हूं बैलेंस शीट। जब भी आप बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं ना, बैलेंस शीट, तो इसके साथ फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं इसके साथ? एज ऑन, और डेट भी यहां पे सेम लिखते हैं 31 मार्च 2024। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखा है, क्या इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024? क्योंकि मीनिंग तो मुझे सेम लग रहा है, ऐसा स्टूडेंट ने बोला था कि मुझे तो मीनिंग लगभग सेम ही लग रहा है, दोनों का डेट सेम आ रहा है, तो क्या इसकी जगह हम लोग एज ऑन लिख सकते हैं? क्योंकि बनाते तो हम लोग 31 मार्च 2024 के डेट से ही है। और उसे सेम चीज ये भी पूछा कि सर क्या बैलेंस शीट की जगह पे गलती से फॉर द ईयर एंडेड लिख दिया तो क्या एग्जाम में मार्क्स कट होगा? बिल्कुल बच्चों, मार्क्स कट होगा। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों का देखो देखने में डेट सेम है, इसका मतलब नहीं कि मीनिंग सेम होगा। मीनिंग आप बोल सकते हैं ना कि बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों का मीनिंग। तो समस्या एक्चुअल में है क्या? देखो, अगर मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, तो सबसे पहले देखो ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब इससे ये समझ में आता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर का एंड का डेट क्या है? 31 मार्च 2024। अब आप 12th के स्टूडेंट है तो आपको ये पता होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। तो जिस फाइनेंशियल ईयर का एंड 31 मार्च 2024 को हो रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? तो सिंपल सा आंसर है 1 अप्रैल 2023। ठीक है, ईयर एंड अगर 31 मार्च 2024 को हो रहा है तो स्टार्ट का डेट क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2023। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बना रहा हूं, इसका मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस मैं रिकॉर्ड करूंगा, बस इसी ईयर एंड का मतलब है कि मैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच का ही एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करूंगा। मैं आपको फिर से बताता हूं कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और ना इस डेट के पहले का हो सकता है ना इस डेट के बाद का हो सकता है। इन दोनों के बीच में अगर कोई आपका एक्सपेंसेस आ रहा है या इस पीरियड का एक्सपेंसेस अगर कोई है या इनकम है, वही इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सैलरी ऑफ
यहां पे लिख रहा हूं मैं, सैलरी ऑफ मार्च 2024। मार्च 2024 क्या इस ईयर में आ रहा है? सिंपल सा आंसर है हाँ सर, क्योंकि ये 31 मार्च 2024 को ही एंड हो रहा है, यानी कि मार्च इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है। तो ये जो सैलरी है ना मार्च 2024 का, वो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं सैलरी ऑफ अप्रैल 2024, तो अप्रैल 2024 इसके बाद जा रहा है, यानी कि ये सैलरी का खर्चा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो अब आप बोलेंगे सर जब हम लोग 31 मार्च 2024 को ही जब अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके बाद का खर्चा का एंट्री करना क्यों है? अच्छा, उसके बाद के खर्चे के बारे में सोचना ही क्यों है? ठीक है, एंट्री तो छोड़ दो, सोचना ही क्यों है? सैलरी तो यहीं तक का पे हुआ होगा। बट ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने स्टाफ को सैलरी एडवांस में दे दें, ठीक है। तो एडवांस में जैसे बोलने का मतलब समझो हम क्या करते हैं कि हर महीने की सैलरी, ध्यान से सुनना, हर महीने की सैलरी उसी महीने के आखिरी डेट पे हम लोग दे देते हैं। जैसे अप्रैल 2023 का सैलरी हम लोग 30 अप्रैल को दे देते हैं, ठीक है। मई की सैलरी 31 मई को दे देते हैं, जून की सैलरी 30 जून को दे देते हैं। ऐसे करके जिस महीने का सैलरी ना उसी महीने के आखिरी डेट पे समझो हम लोग पे कर देते हैं। तो हम लोग ने क्या किया होगा, जो मार्च 2024 है इसका भी सैलरी कब दे दिया होगा? 31 मार्च 2024 को दे दिया होगा, ठीक है। लेकिन समझो हम जब स्टाफ को सैलरी दे रहे थे ना, मार्च वाली सैलरी 31 मार्च 2024 को हम लोग कौन से मंथ की सैलरी दे रहे थे? मार्च मंथ की सैलरी दे रहे थे। मार्च महीने में काम किया स्टाफ ने, 31 मार्च को हम लोग उस स्टाफ को सैलरी दे रहे थे। तो उस स्टाफ ने क्या बोला, सर अगले 2 महीने का सैलरी ना प्लीज एडवांस दे दीजिए, मुझे पैसे की जरूरत है। यानी कि उसने हमसे अप्रैल 2024 और मई 2024 का सैलरी एडवांस में मांगा। तो अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि इस पूरे साल में आपने उस स्टाफ को सैलरी कितने मंथ्स का पे किया है, तो बोलेंगे 14 मंथ्स। कैसे 14 मंथ्स? पहले तो अप्रैल से मार्च तक की सैलरी हर महीने दे ही रहते हैं, अगले 2 महीने का सैलरी उसने आपसे क्या किया? एडवांस में मांग लिया, यानी कि टोटल हमने 14 मंथ्स का सैलरी पे कर दिया। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे, तो क्या इसमें जब सैलरी का एक्सपेंस दिखाएंगे तो क्या 14 मंथ्स का दिखाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस मैंने क्या बताया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हो सकता है, ना इसके बाद का ना इसके पहले का। यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस मैक्सिमम सिर्फ 12 महीने का रिकॉर्ड हो सकता है, 14 मंथ्स का नहीं। तो यहाँ पे सैलरी हमें सिर्फ कितने मंथ्स का दिखाना होगा? 12 मंथ्स का, ठीक है। ये अभी समझ के रखो, जब एडजस्टमेंट होगा तो मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये मीनिंग होता है फॉर द ईयर एंडेड का, कि जब आप किसी ईयर एंड के एक स्पेसिफिक यहाँ पे डेट लिख देते हैं, तो उसका एक स्टार्ट डेट होता है, उस स्टार्ट डेट से लेके उस एंड वाले डेट तक का एक्सपेंसेस का एंट्री यहाँ पे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है? फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। अच्छा, क्या सैलरी 1 अप्रैल 2023 के पहले, जैसे मार्च 2023 की सैलरी हमने समझो मार्च 2023 में नहीं पे किया था, बाकी रख दिया था, पैसा नहीं था, नहीं दिया था स्टाफ को सैलरी। कब का बोल रहा हूं मैं? मार्च 2023, जो कि इसके पहले आता है। तो मार्च 2023 की सैलरी उस टाइम पे पैसा नहीं था, नहीं दिया, हमने उसका पेमेंट कब किया? अप्रैल 2023 में। तो क्या आप उस खर्चे को यहाँ पे दिखा दें? बिल्कुल नहीं। देखो याद रखना कि एक्सपेंसेस आप कब पे कर रहे हैं, इस इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना। एडजस्टमेंट के टाइम में बहुत ही काम आएगा, और सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी, ठीक है। एक्सपेंसेस आप कब पे कर रहे हैं, वो पीरियड मैटर नहीं करता है। एक्सपेंसेस किस पीरियड का है, उस पीरियड में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या, एक्सपेंसेस किस पीरियड में पे कर रहे हैं, किस पीरियड का है? अरे जिस पीरियड में पे करेंगे उसी पीरियड, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने मार्च 2023 का सैलरी कब पे किया? अप्रैल में पे किया। इसका अगला महीना अप्रैल महीने का सैलरी, अप्रैल 2024 का सैलरी मैंने कब किया? मार्च में। या ऐसा समझे, चलो मैं एक अलग एग्जांपल जो मतलब जो आपसे कनेक्ट, आप अपने आप को उस एग्जांपल से कनेक्ट करके समझ सके। समझो आपने मेरे पास क्लासेस ज्वाइन किया, ठीक है, 11th में आपने मेरे पास क्लास लगाया, 11th क्लास में आपने मेरे से क्लास लगाया, और फीस है 10,000 रुपीज। पूरे 11th की स्टडी का फीस कितना है? 10,000 रुपीज। आपने मेरे पास क्लास लगाया, ठीक है। किसी रीजन से आपने 11th में 10,000 रुपए नहीं पे किया, यानी कि 11th का फीस आपने 11th में नहीं पे किया। आप 12th में आ गए, आपने बोला सर 12th में भी मुझे आपके पास ही कंटिन्यू करना है। मैंने बोला ठीक है, 12th का फीस भी 10,000 ही है, तो आपने 11th का भी नहीं पे किया है और 12th का 10,000, दोनों मिला के कितना हो जाता है? 20,000 हो जाता है। तो बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं 11th की सैलरी भी अभी इसी साल पे कर दूंगा। यानी कि 12th में आने के बाद आपने पेमेंट किया है 11th वाले फीस का, तो ये जो फीस आप 11th वाला पेमेंट, 11th वाले फीस का पेमेंट आप 12th में आने के बाद कर रहे हैं, क्या इसको 12th का फीस बोलेंगे आप? नहीं,
आप 11th का फीस बाकी रखे थे, उसका पेमेंट अगर आप 12th में आके कर रहे हैं, उसको 12th का फीस नहीं, उसको 11th का फीस ही बोलेंगे हम। ठीक है, तो देखो एक्सपेंसेस कौन से पीरियड का वो मैटर करता है, पेमेंट कब कर रहे हो मैटर नहीं करता है। यानी कि अच्छा, आप इस 10,000 के खर्चे को, जो 11th का फीस है, उस फीस का पेमेंट आप 12th में आने के बाद कर दे, तो क्या उसको 12th की पढ़ाई का खर्चा बोलेंगे? नहीं, इसको 11th की पढ़ाई का खर्चा ही बोलेंगे, इसको 12th की पढ़ाई का नहीं बोल सकते। 11th तो बाकी रखा था इसलिए 12th में आके पे करना पड़ रहा है, बट है पढ़ाई कौन से ईयर की पढ़ाई का खर्चा? 11th का। तो सेम ऐसे ही अगर इस पीरियड का सैलरी या कोई भी एक्सपेंसेस, इस पीरियड का एक्सपेंसेस का पेमेंट मैं कभी भी करूं, इस डेट के बाद करूं, इस डेट के पहले को, पेमेंट मैटर नहीं करता। मैंने बताया इस पीरियड का एक्सपेंसेस है तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इस पीरियड का नहीं है तो पेमेंट कर रहे हैं इसलिए यहां पे नहीं लिख दूंगा। जैसे सैलरी है 2 साल पहले का, पेमेंट इस साल किया, तो क्या यहां पे लिख देना? नहीं, सैलरी 2 साल पहले का है ना, तो 2 साल पहले का खर्चा था, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको नहीं दिखा सकते। तो फॉर द ईयर एंडेड का मतलब सिंपल यही है कि जब भी आप किसी एक्सपेंस और इनकम का एंट्री करेंगे, बस इसी ईयर का होना चाहिए, स्टार्ट वाले डेट से लेके एंड वाले डेट तक का होना चाहिए। ना स्टार्ट वाले डेट के पहले का कोई एक्सपेंसेस यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना एंड वाले डेट के बाद का। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको फॉर द ईयर एंडेड का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है बैलेंस शीट एज ऑन। देखो यहाँ पे एज ऑन से समझ में आता है उस डेट पे, मतलब कि इस बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और जो भी लायबिलिटीज लिखे, उस साल में खरीदे या उस साल में लोन लिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उस दिन तक एज ऑन 31 मार्च 2024 के डेट पे आपने जो भी एसेट्स होल्ड करके रखा है, एज ऑन 31 मार्च 2024 जो भी एसेट्स आपके पास है वो सब इस बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। समझो एक बिल्डिंग है जो मैंने 20 साल पहले खरीदा था, तो क्या उसको इस बैलेंस शीट में लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। अगर मेरे पास वो 31 मार्च 2024 के डेट पे अगर मेरे पास वो बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को मैं इस बैलेंस शीट में दिखा सकता हूं, क्योंकि ये किसी एक ईयर का नहीं है। तो क्या दिखाया मैंने? एज ऑन 31 मार्च 2024 मेरे पास जो भी एसेट्स और जो भी लायबिलिटीज है सब मैंने लिखा है। और 20 साल पहले का बिल्डिंग खरीदा था वो भी हो सकता है, 5 साल पहले मैंने कोई बैंक लोन लिया था, बट एज ऑन 31 मार्च 2024 तक अगर मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है तो मेरे इस लायबिलिटी में लिखा है। तो आई होप कि आपको फॉर द एंडेड और एज ऑन के बीच में डिफरेंस क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे आगे जो मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक्चुअल पे इसी पे बेस्ड है, तो आज तो मैं आपको 6 ही बताने वाला हूं। तो आगे के 6 एडजस्टमेंट्स इसके बेसिस से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लेंगे तो बेटर होगा ना। देखो एडजस्टमेंट पढ़ने का 2 तरीका है। एक तो आप पहले एडजस्टमेंट समझ लो। समझने का मतलब है कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, फर्स्ट इफेक्ट मैंने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट लिखा बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आएगा, जब बैलेंस शीट के एसेट्स में ही क्यों आएगा, लायबिलिटी में क्यों नहीं आएगा, पहले आप ऐसा समझ लो। और नहीं समझता तो दूसरा ऑप्शन जो ज्यादातर लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेते, रट्टा कर लेते। बट रट्टा मारना, देखो अकाउंट्स में ना रट्टा मारना ये समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि जब आप याद करेंगे ना तो होगा क्या, अगर आपने ये 6 एडजस्टमेंट याद किए, ये 6 एडजस्टमेंट ही खाली आप सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में अगर कुछ अलग थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, एडजस्टमेंट आ गया, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने समझ के रखा होगा ना, अगर समझा होगा कि किसी भी एक्सपेंस, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इसको हम लोग सेम एक्सपेंस में ऐड कर दे, तो ऐड क्यों करते, प्रीपेड एक्सपेंस है तो लेस क्यों करते। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ के रखा है ना, तो एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, आपको खाली क्वेश्चन समझना है, एडजस्टमेंट समझना है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसका एंट्री कहां पे होगा करके, या उसका इफेक्ट कहां पे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट लिखा है, और 6 के 6 एडजस्टमेंट का मैंने दो इफेक्ट दिखाया हुआ है, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट, ऐसे मैंने सभी एडजस्टमेंट में लिखा। अच्छा, सिर्फ इन्हीं 6 में नहीं, इसके बाकी जो इसके बाद जो आगे के एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे भी आप देखेंगे ना, तो एडजस्टमेंट के ऐसे आपको दो इफेक्ट दिए होंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, उसका मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। अब मिनिमम 2 इफेक्ट होने के पीछे भी रीजन है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिख के बताया था कि ट्रायल बैलेंस कहां से आता है, जर्नल एंट्री से। यानी कि जब किसी ट्रांजैक्शन का जर्नल में एंट्री होगा और फिर लेजर में पोस्टिंग होगा, फिर वो चीज कहां पे दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में। और एडजस्टमेंट कहां से आता है, तो जिस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री नहीं हुआ है वो कहां पे होता है, एडजस्टमेंट में। अब दोनों में डिफरेंस कर देखो, जब किसी ट्रांजैक्शन का आप जर्नल एंट्री करते हैं
तो आपको याद होगा तो जब जर्नल एंट्री होता है तो एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी कि एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट आता है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो अगर मैंने किसी ट्रांजेक्शन का एंट्री किया है तो उसका डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट दोनों दिखा दिया है। उसके बाद जब लेजर में उस जर्नल का पोस्टिंग होगा तो एक लेजर के डेबिट में दूसरे लेजर के क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर जब उस लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होगा तो एक लेजर में डेबिट बैलेंस होगा, एक लेजर में क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्रेडिट साइड उसका इफेक्ट जो एक ट्रांजेक्शन हुआ था जर्नल में उसका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट, लेजर में दो लेजर में इफेक्ट, दोनों लेजर का बैलेंस कहां पे दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी दो इफेक्ट दिखाया हुआ है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज दी हुई है उसको बस आपको एक ही जगह लिखना है, दो जगह लिखने की जरूरत नहीं, दो जगह ऑलरेडी वो लिख चुके हैं। बट अगर कोई एडजस्टमेंट दिया है तो एडजस्टमेंट कहां से आया, जिस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री नहीं हुआ, तो जब जर्नल नहीं हुआ है तो ना उसका डेबिट इफेक्ट दिखाया गया ना उसका क्रेडिट इफेक्ट दिखाया गया। तो जब आप डायरेक्टली उसका पोस्टिंग फाइनल अकाउंट मतलब उसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट में दिखा रहे हैं तो आपको दोनों इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। तो यही रीजन है कि हर एक एडजस्टमेंट का मिनिमम दो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो पढ़ के ही समझ में आता है कि इस साल का बचा हुआ स्टॉक, मैंने स्टॉक समझो ट्रेडिंग बिजनेस है तो इस साल मैंने गुड्स खरीद लिया है बट इस साल बिका नहीं है, स्टॉक में पड़ा है, तो खर्चा मेरा कब हुआ, इस साल, बट इसका यूज कब होगा, मतलब इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, अगले साल। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जब कोई खर्चा इस साल हो रहा है उसका फायदा अगले साल मिलने वाला है, मतलब उसको कहां लिखना चाहिए, एसेट्स में लिखना चाहिए। खर्चा इस साल क्या, बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला, मतलब वो कहां पे आएगा, एसेट्स में। तो एक इफेक्ट तो मैंने यहां पे लिखा बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्स्ट इफेक्ट क्या लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आपको याद होगा जब मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो ट्रेडिंग अकाउंट जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में गुड्स का इनफ्लो आता है और क्रेडिट साइड में गुड्स का आउटफ्लो होता है, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये गुड्स का आउटफ्लो है, क्योंकि इस साल का बचा हुआ स्टॉक अब अगले साल यूज होगा और इस साल के बुक से निकल के अगले बुक में एंटर होगा। इस साल के बुक में क्लोजिंग दिखाएंगे, अगले बुक में क्या दिखाएंगे, ओपनिंग दिखाएंगे। तो इस साल की बुक से निकल के जा रहा है, बराबर, तो उसको हम लोग आउटफ्लो जैसा ट्रीट कर सकते हैं। और जब आउटफ्लो है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो गुड्स का आउटफ्लो है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, खर्चा इस साल हो गया, इसका बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है, तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लियर है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन का अगर मीनिंग आपको याद है ना, ये डेप्रिसिएशन जो वर्ड है इसका मीनिंग अगर आपको याद है तो इफेक्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स जो आप यूज करते हैं पुराना हो गया, उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर कोई एसेट डेप्रिसिएट हो रहा है तो सिंपल सी बात है उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस एसेट्स में से जितना अमाउंट डेप्रिसिएट हो उतना अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या लिखा, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। देखो रिस्पेक्टिव वर्ड की जगह पे आप सेम एसेट्स भी बोल सकते हैं, कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फर्नीचर डेप्रिसिएट बाय 10%, तो फर्नीचर से माइनस होगा। मशीन डेप्रिसिएट बाय 10%, तो मशीन से माइनस होगा। बिल्डिंग डेप्रिसिएट बाय 10%, तो बिल्डिंग से माइनस होगा। मतलब जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन दिया है उस एसेट्स में से आपको पहले क्या करना, माइनस कर देना। तो फर्स्ट इफेक्ट है लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट्स, ठीक है। ये BA का मतलब है बैलेंस शीट एसेट साइड। हम लोग कुछ जगह पे शॉर्टकट्स यूज करेंगे, तो आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड को हम TDR बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को TCR बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को PDR बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को PCR बोलेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटीज को BL लिखूंगा मैं, और बैलेंस शीट एसेट्स को BA लिखूंगा। तो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट, अच्छा डेप्रिसिएशन का एक सेकंड देखो यहाँ पे रिटेन ऑफ फंड लिखा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, जो टैंजिबल एसेट्स होते हैं उनका जो वैल्यू रिड्यूस होता है उनके केस में हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट हमारे पास में कुछ इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जब इन सब का वैल्यू कम होता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन ऑफ फंड, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ हो या डेप्रिसिएशन हो इफेक्ट तो सेम ही होगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव, यानी कि जिस जो एसेट्स डेप्रिसिएट और उसमें से माइनस कर देंगे कहां पे, बैलेंस शीट एसेट्स में। सेकेंड इफेक्ट, अच्छा देखो किसी एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते ना प्रॉफिट है, बराबर। तो सिंपल सी बात है, सेकेंड इफेक्ट उसका कहां पे आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएगा। और एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। तो एसेट्स डेप्रिसिएट हो रहा है, फर्स्ट इफेक्ट सेम एसेट से माइनस करना है, सेकेंड इफेक्ट दिखा देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस पेएबल भी बोल सकते हैं। इसी से मिलता जुलता मीनिंग होता है, मतलब इसी से मिलता जुलता
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है किसका, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड का। तो अभी देखो बहुत ज्यादा डिटेल में इसका मीनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जैसे इफेक्ट दिखाना है, सेम एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड भी बताना है और सेम एक्सपेंसेस पेबल भी बताना है, या ऐसा बोल दो इन तीनों का मीनिंग समझो अभी के लिए आपके लिए सेम है, ठीक है। अच्छा मीनिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है। जैसे स्टाफ ने काम किया, सैलरी अब तक नहीं दिया तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज किया है, बिल आ गया, डेट चले गया बिल पे करने का, बिल अब तक नहीं पे किया, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, आउटस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ऑफिस का रेंट पे करना था, अब तक नहीं पे किया, तो ऑफिस का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। किसी भी एक्सपेंसेस का जब पेमेंट करना बाकी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सपेंसेस क्या आउटस्टैंडिंग है या एक्सपेंसेस पेबल है, और कुछ केसेस में बोलते हैं एक्सपेंसेस ड्यू है बट नॉट पेड है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का एक ड्यू डेट होता है ना, लास्ट डेट पेमेंट का, अगर आपने उस डेट तक नहीं पे किया तो बस ऐसा बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू है बट नॉट पेड। तो तीनों मतलब एक ही है समझो। अब इसका इफेक्ट कैसे दिखाना, देखो बहुत ही सिंपल, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन का मीनिंग, अब उस पर आ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान से सुनना एग्जांपल और खुद कैलकुलेट भी करना। देखो आपने स्टार्टिंग में जब आपने 11th क्लास में बुक कीपिंग स्टार्ट किया होगा तो आपने एक चीज पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ आर्ट एंड साइंस। साइंस किसको बोलते हैं, नॉलेज, है ना, किसी भी चीज को करने का ज्ञान मतलब विज्ञान यानी कि साइंस। आर्ट किसको बोलते हैं, कला, कोई भी कला, जैसे ड्राइंग है, सिंगिंग है या म्यूजिक है, ये कोई भी आर्ट आप कैसे सीखते हैं, देख के तो नहीं सीख सकते। मतलब मैं समझो आपको डांस सीखना है, मैं यहाँ पे आपको डांस के स्टेप्स करके बता रहा हूँ, क्या आप डांस सीख जाएंगे, नहीं, देखना पड़ेगा, देखने के बाद खुद भी करना पड़ेगा, बराबर ना। डांस देख के आप डांस नहीं सीख सकते, डांस देखना तो पड़ेगा बट देखने के बाद खुद भी करना पड़ेगा, यानी कि एक टीचर लगेगा जो आपको बताएगा ऐसे स्टेप्स करो, और उसके बाद उस स्टेप्स को आप खुद दोहराएंगे और फिर क्या हो जाएगा, आपको डांस करने आ जाएगा। तो सेम जो बुक कीपिंग है ना, ये आर्ट एंड साइंस है। साइंस यानी कि नॉलेज, यानी कि पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आर्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी मतलब ये बुक कीपिंग आपको तभी आएगा जब आप उसको मेरे साथ सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल के थ्रू आपको ये एडजस्टमेंट समझाने का ट्राई करूंगा, तो उस एग्जांपल के थ्रू आप कनेक्ट होना, यानी कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करना, तो आपको समझेगा चीजें। समझो हमारे पास एक स्टाफ है, ठीक है, उस स्टाफ की मंथली सैलरी है 10,000। एक स्टाफ है, मंथली सैलरी कितना बोला मैंने, 10,000, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड है 31 मार्च 2024। आपको ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हैं, यानी कि सैलरी वाला जो अमाउंट है आपको यही पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी का खर्चा आपको दिखाना है। हमारे पास जो स्टाफ है, एक ही स्टाफ है, सैलरी कितनी महीने की उसकी, 10,000। उस स्टाफ ने हमारे पास पूरा साल काम किया। अच्छा पूरा साल बोलने का मतलब क्या है, देखो अगर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को, तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2023 को। तो उस स्टाफ ने हमारे पास पूरे साल काम किया है, अप्रैल से लेके मार्च 2024 तक, यानी कि पूरा फाइनेंशियल ईयर हमारे पास वो काम कर रहा था, ठीक है। हमने उसको हर महीने की सैलरी दी भी, जैसे कि अप्रैल की सैलरी अप्रैल में दे दी एंड में, मई की सैलरी मई में दे दी, जून की सैलरी जून के एंड में दे दी, जुलाई की सैलरी जुलाई के एंड में दे दी। लेकिन जब मार्च महीना आया ना, तो 31 मार्च को हम लोग मार्च की सैलरी को नहीं दे पाए। हम लोग ने बोला कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम इस सैलरी का पेमेंट आपको बाद में कर देंगे, यानी कि 31 मार्च 2024 के बाद कर देंगे। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर आप इसको फिर से एक बार आप रिवाइंड करेंगे माइंड में, तो आपको ये समझ में आएगा स्टाफ ने हमारे पास काम कितने महीने किया, पूरा 12 महीने। उसको सैलरी हमने कितने मंथ्स की दी, 11 मंथ्स की। तो अब यहां पे ध्यान देना, सैलरी पेड कितने मंथ्स का हुआ है, 11 मंथ्स का। महीने की सैलरी कितना बोला था मैंने, 10,000। तो 11 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 1,10,000, ठीक है। मतलब हमने इस साल सैलरी टोटल पेड कितना किया, 1,10,000, ठीक है। एक महीने की सैलरी बाकी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने मंथ का, 1 मंथ का। कितना, 10,000। अच्छा टोटल अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि इस साल का टोटल सैलरी का खर्चा कितना था, तो टोटल हमारा खर्चा था पता है कितना, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं
तो वहां पे सैलरी का खर्चा मुझे कितना दिखाना चाहिए, 1,10,000, क्योंकि मैंने सैलरी पे तो खाली 1,10,000 ही किया हुआ, 10,000 सैलरी पे करना बाकी है, टोटल मेरा सैलरी का खर्चा होता है 1,20,000। तो मुझे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि मैं बना रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी कितना दिखाना चाहिए, 110 या 10 या 120 या कोई अलग अमाउंट? आप एक बार सोचो। देखो, आप में से शायद से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लगेगा सर 1,10,000। क्यों 1,10,000? क्योंकि सर पेमेंट तो 1,10,000 का ही किया ना, 10,000 पेमेंट किया ही नहीं है, तो 10,000 को खर्चा कैसे दिखा सकते हैं आप? बट नहीं फ्रेंड्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, देखो खर्चा कब, मतलब किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट कब हो रहा है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, वो खर्चा कौन से पीरियड का वो मैटर करता है। ये जो 10,000 रुपए सैलरी है, क्या वो इस पीरियड का है? हाँ है। कौन से महीने का है? ये सर मार्च 2024 का है। पेड नहीं हुआ है बट सैलरी है उसी महीने का ना, मार्च 2024 का। तो इस 10,000 को भी आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे तो हम लोग को पूरा खर्चा दिखाना पड़ेगा 1,20,000, उसमें से 1,10,000 पेड है, 10,000 पे करना बाकी, बट टोटल खर्चा था कितना इस पीरियड का, 1,20,000। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, पीरियड मैटर करता है, उस पीरियड का खर्चा होना चाहिए, उस पीरियड में पेड हुआ या नहीं पेड हुआ वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी आपको टोटल कितना दिखाना पड़ता है, 1,20,000 दिखाना है। अभी 1,20,000 का एंट्री डायरेक्टली आपको फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन दिया होगा, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, ये 120 कहीं भी आपको सीधा सीधा लिख के नहीं दिया रहेगा, आपको ये दो जगह पे लिखा रहेगा। कैसे दो जगह पे? देखो, जो सैलरी पेड हो गया ना, जो सैलरी पेड हो गया, जब आप सैलरी पेड करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल का लेजर में पोस्टिंग होगा, फिर लेजर कहां चला जाएगा, ट्रायल बैलेंस में। ये जो सैलरी पेड वाला अमाउंट है ना, सैलरी पेड वाला अमाउंट, ये आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में लिख के दिया रहेगा। अच्छा, ये जो 10,000 सैलरी है, क्या ये पेड किया हमने? नहीं पेड किया। और पेड नहीं किया तो क्या उसका जर्नल एंट्री पास किया होगा? नहीं। और जब जर्नल एंट्री नहीं पास किया है तो क्या वो ट्रायल बैलेंस में जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसका जर्नल नहीं होगा वो लेजर में नहीं जाएगा और वो ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो सैलरी पेड नहीं हुआ है, जिसका जर्नल नहीं हुआ है, लेजर में नहीं गया है, ट्रायल बैलेंस में नहीं आ सकता है, ये कहां दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में। कहां दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। तो जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे ना, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का, अब इसका इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सैलरी पेड जो ट्रायल बैलेंस में 1,10,000 दिया हुआ है, इसमें ये जो एडजस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, इसको ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 ऐड कर देंगे, और फिर टोटल सैलरी का खर्चा कितना आ जाएगा, 1,20,000, जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। ठीक है, तो किसी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंसेस है उस साल का, बट उस साल पेमेंट नहीं हुआ है, बट इस साल आपको इसको खर्चे में दिखाना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट इफेक्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस, यानी कि जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, सेम एक्सपेंस के पेड वाले अमाउंट में आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। तो फर्स्ट इफेक्ट, एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। क्यों ऐड किया, आपको समझ में आ गया, खर्चा है इसी साल का, पेमेंट नहीं हुआ है, बट आपको एक्सपेंसेस की लिस्ट में उसको दिखाना पड़ेगा, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट, देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, यानी कि हमारा क्या हो, कर्जा है। और जब कर्जा मतलब क्या है, अकाउंट्स में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। क्लियर है? शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट, जैसा पहला क्या है, सेम एक्सपेंस में ऐड करना, तो क्यों ऐड करना है, क्योंकि उस ईयर का खर्चा है, पेमेंट नहीं हुआ है, जर्नल नहीं हुआ, लेजर में नहीं हुआ, यानी कि ट्रायल बैलेंस में नहीं गया है, वो एडजस्टमेंट में लिख के दिया है। तो फर्स्ट पे क्या करेंगे, जो पेड वाला अमाउंट है उसमें क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि है खर्चा उसी पीरियड का। सेकंड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देंगे, क्योंकि पेमेंट करना बाकी है, पैसा देना बाकी, कर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं इसको। प्रीपेड एक्चुअल में देखो ये दो अलग अलग वर्ड होता है, प्रीपेड। कोई भी एक्सपेंसेस जब टाइम से पहले पे कर देते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड। टाइम से पहले पे करना, इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। ठीक है, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट होगा, देखो मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सेम स्टाफ जिसकी सैलरी महीने की कितनी थी, 10,000 थी, उसको हम लोग क्या करते थे, हर महीने के आखिरी डेट पे उस महीने की सैलरी देते थे। जैसे अप्रैल 2023 का सैलरी कब दिया हमने उसको, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। मई 2023 की सैलरी कब दी हमने उसको, 31 मई को। जून की सैलरी कब दी, 30 जून को। जुलाई की सैलरी कब दी, 31 जुलाई को दे दी। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम लोग उस स्टाफ को मार्च 2024 का सैलरी देने के लिए बुलाते हैं, तो स्टाफ बोलता है सर अगले 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, पैसे की जरूरत है।
हम लोग बोलते ठीक है कोई बात नहीं, काम तो हमारे पास ही करने वाला है अगले साल भी, तो एक काम करो ठीक है, अप्रैल 2024 जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है और मई 2024 ये 2 महीने की सैलरी क्या करो एडवांस में ले लो। अब आंसर देना कि सैलरी हमने उस स्टाफ को कितने मंथ्स के पेड की? 14 मंथ्स। क्यों 14 मंथ्स? 12 महीने की सैलरी तो दिया ही आपने उसको, लेकिन मार्च में क्या किया आपने, अगले 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, तो सैलरी पेड किया हमने टोटल कितने मंथ्स का, मतलब 14 मंथ्स का पेड कर दिया। कितने मंथ्स का? 14 मंथ्स का। एक महीने की सैलरी कितनी थी? 10,000, तो 14 मंथ्स की सैलरी कितनी होगी? 1,40,000। क्लियर है? अच्छा आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पे है नहीं, अब क्या है? एडवांस है। क्या है ये? एडवांस। कितने मंथ्स की सैलरी एडवांस में दी आपने? 2 मंथ्स की। टोटल कितना होता है? 20,000। मतलब टोटल सैलरी पेड हम लोग ने कितना कर, सॉरी एक मिनट, सॉरी देखो टोटल सैलरी हमने पेड कितना कर दिया? 1,40,000, जिसमें से एडवांस कितना है? 20,000। अब मेरा क्वेश्चन ये कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी कितना दिखाना चाहिए? 1,40,000, 20,000 या कोई अलग अमाउंट? तो फिर से ध्यान देना, पेड कितना किया वो मैटर नहीं करता, आपको देखना है कि इस पीरियड का खर्चा कितना है। ये पीरियड कितना मंथ्स होता है? 12 मंथ्स, तो आप मैक्सिमम सैलरी कितने मंथ्स की यहाँ पे दिखा सकते हैं? 12 मंथ्स, उससे ज्यादा दिखा ही नहीं सकते। तो बोलेंगे सर पेड तो लेकिन 14 मंथ्स का कर दिया, तो बाकी 2 महीने का क्या? तो बाकी 2 महीना हम लोग ऐसा समझेंगे कि खर्चा इस साल हो गया, बट उसका फायदा कब मिलेगा पता है? अगले साल। अगले साल जब वो अप्रैल 2024 में स्टाफ हमारे पास काम करेगा, तो क्या अप्रैल की सैलरी मांगेगा आपसे? हो नहीं मांगेगा। मई में काम करेगा तो क्या मई की सैलरी आपसे मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल और मई का सैलरी वो ऑलरेडी आपसे एडवांस में ले चुका है। तो खर्चा इस साल हुआ है, बट बेनिफिट उसका अगले साल मिलने वाला है। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट कैसे दिखाना होगा मैं फाइनल अकाउंट में। अच्छा अब ये बताओ, सैलरी पेड हमने अगर 140 किया तो जर्नल कितने का पास किया होगा? जर्नल एंट्री कितने का किया होगा? तो सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री भी कितने का किया होगा पता है? 140 का। गलती से भी 120 मत बोलना, कितना? 1,40,000 का जर्नल एंट्री पास हुआ है, क्योंकि पेमेंट जितना होगा उतना ही जर्नल होगा ना। तो ठीक है, जर्नल एंट्री पास हुआ 140 का, लेजर में कितना जाएगा? 140, तो ट्रायल बैलेंस में कितना रहेगा? 1,40,000। लेजर में जितना रहेगा उतना ही तो ट्रायल बैलेंस में आएगा ना, तो कितना रहेगा ट्रायल बैलेंस में? 1,40,000। 1,40,000 ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। फिर एडजस्टमेंट में हमें एक इन्फॉर्मेशन लिख के दिया रहेगा कि ये जो 1,40,000 है इसमें 2 महीने की सैलरी एडवांस है, यानी कि 20,000 रुपए क्या है? एडवांस है। एडवांस यानी कि अगले साल का खर्चा है, पेमेंट इसी साल कर दिया है, तो क्या इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में उसको खर्चा दिखा दें? नहीं, वो इस पीरियड का नहीं है ना, वो खर्चा कब का है? अगले साल का ना। तो अगले साल का जब आप एक्सपेंसेस का लिस्ट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे ना, तो उस 20,000 को वहां पे दिखाना। यहाँ का खर्चा 1,20,000 था, आपने पेमेंट 1,40 का कर दिया, 1,50 का कर दिया, मतलब उतना खर्चा मत दिखा दो। तो यहाँ पे खर्चा कितना दिखाने का? 1,20,000। अब ये कैसे दिखाएंगे? तो पहले दिखाएंगे सैलरी पेड है 1,40,000, इसमें एडवांस है 20,000, और फिर आएगा कितना यहाँ पे? 1,20,000। मतलब किसी भी कीमत पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी एक्सपेंसेस 12 महीने से ज्यादा का हो ही नहीं सकता। क्लियर है? ठीक है, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि यह है खर्चा अगले साल का, पेमेंट इस साल कर दिया है, तो इस साल के एक्सपेंसेस में उसको नहीं दिखा सकते, तो पहला इफेक्ट माइनस कर दिया है। अच्छा खर्चा इस साल हुआ है, बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जा रहा है? बैलेंस शीट एसेट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इनकम। अब देखो अगर आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो ये दोनों समझ में आ जाएगा। बस खाली डिफरेंस इतना सा है, ये एक्सपेंसेस था और ये किससे रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड। पहला है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या है? इनकम है इस साल का बट मिला नहीं है, तो फर्स्ट इफेक्ट, इस साल जितना इनकम मिला ना उसमें जो इनकम नहीं मिला उसको ऐड कर दो, जैसे एक्सपेंसेस का था। तो फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू रिस्पेक्टिव इनकम। ठीक है, इस साल का इनकम है बट मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो बट उसको इस साल के इनकम में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पीरियड मैटर करता, मैंने पहले ही बताया। तो इसी साल का इनकम है, तो इस साल के इनकम में क्या करना है? उसको आपको ऐड कर देना। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। रीजन क्या है? क्योंकि पैसा मिलने वाला ना फ्यूचर में, इनकम था इस साल का, मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला मतलब क्या है? एसेट्स है। तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब क्या है? अगले साल का इनकम इसी साल एडवांस में ले लिया। इनकम इस साल का नहीं है, इनकम कब का है? अगले साल का है, बट इस साल ले लिया, तो क्या इस साल का इनकम दिखा दे उसको? नहीं। क्या करेंगे? इस साल के इनकम में से जो अगले साल का अमाउंट आपने एडवांस में लेके रखा है, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे।
तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। सेकेंड इफेक्ट, अगले साल का इनकम इस साल ले लिया है तो इसके बदले में बेनिफिट अगले साल देना पड़ेगा, मतलब जिस काम के लिए आपने पैसा एडवांस में लिया होगा वो काम करके देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में किसी को पैसा देना बाकी है, फ्यूचर में किसी को कुछ बेनिफिट देना बाकी है, तो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, क्योंकि इस साल का इनकम नहीं है, एडवांस में लिया हुआ है, तो आपको पहले तो माइनस कर देना पड़ेगा। सेकेंड, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो सेकेंड इफेक्ट कहां लिख दिया हमने, बैलेंस शीट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बाकी एडजस्टमेंट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो ये 6 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पहले आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, मैं आप चाहिए तो इसी लेक्चर को 2-3 बार रिवाइंड करके देख लो, बट अच्छे से समझ लो। अगर आपने इन एडजस्टमेंट को समझ लिया ना, तो मैं गारंटी बोलता हूं कि आप कभी भी एडजस्टमेंट कभी गलती नहीं करेंगे। समझना इंपॉर्टेंट है, याद करना नहीं। याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, ये गलती से मतलब बोलते ना ऐड वाला लेस हो जाएगा, लेस वाला ऐड हो जाएगा, गलती से ऐसा होगा, बार बार होगा। बट अगर आपने समझ लिया, अच्छा एक चीज और, अगर आपने समझ लिया तो इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, आगे जब आप एनपीओ करेंगे या बाकी अदर चैप्टर्स भी करेंगे, ये एडजस्टमेंट्स आपको वहां पे अगर समझा होगा ना तो बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उस डाउट का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में वीडियो बनाओ, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू।